नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। आज के विशेष चर्चा से पहले हम अपने मेहमानों से आपको परिचित करा देना चाहता हूं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं जिनका आगमन हुआ है फतुहा क्षेत्र के राजद नगर अध्यक्ष सह समाज सेवी डॉक्टर दयानंद प्रसाद सिंह, और दूसरी तरफ इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और भाजपा मीडिया प्रभारी के रूप में और चिकित्सा के क्षेत्र में जाने जाते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। मैं इनका अपने स्टूडियो में अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के हम यहां उपस्थित हुए हैं वह विषय है कि आप वर्तमान सरकार में या वर्षों से सुनते आ रहे होंगे, जैसे इसका ज्यादा चर्चा होती है नीतीश जी के शासनकाल में। एक बात आती है वह जीरो टॉलरेंस की बात होती है। तो सर्वप्रथम हम अपने मेहमानों से जानने का प्रयास करेंगे कि जीरो टॉलरेंस होता क्या है और क्या वाकई में हमारा प्रदेश बिहार जीरो टॉलरेंस के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, प्रसिद्धि मिल चुकी है, या यह एक ऐसे ही मन पुलावा जिसको कहते हैं कि मनगढ़ंत बातें हैं। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे सर आपका। मैं दयानंद प्रसाद सिंह, फतुहा राष्ट्रीय जनता दल नगर के अध्यक्ष, और मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश जी के शासनकाल में जीरो टॉलरेंस की बात चली, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस था नहीं। उनके शासनकाल में भी कई भी अपराधें हुई। एसपी का डीएम के डेरा के सामने पुलिस की हत्या कर दी गई थी। परमेश्वर जी के देहांत के बाद नंगा नाच हुआ, और उन्हीं के शासन में नीट छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई। अभी तक उसका कोई प्रतिफल नहीं निकला है अभी तक के, और यहाँ तक कि 90 दिन तक वो जो FIR दर्ज करना चाहिए, चार्जशीट करना चाहिए था, उसने नहीं होने के कारण उसके जो आरोपी थे उनकी जमानत देनी पड़ी न्यायालय को। तो जीरो टॉलरेंस कभी था ही नहीं। ये मीडिया में प्रचारित किया गया, पैसा खर्चा होता है मीडिया में। बड़े बड़े मीडिया जो हैं वो इनके प्रचारक हैं, क्योंकि लगभग 25 से 30% बजट का पैसा मीडिया बढ़ जाता है प्रचार में, किसी न किसी बहाने तो उनका करते हैं। और ये करीब 20 वर्षों में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार नहीं है। अभी दरोगा भी आलीशान बिल्डिंग कई इमारतें खड़ा करके और करोड़ों करोड़ का बैंक बैलेंस धराया, और इंजीनियर वगैरह का तो कहना ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। तो जीरो टॉलरेंस है क्या कि आप उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होती। अफसरशाही इतनी बढ़ गई नीतीश जी की सरकार में कि आप अफसरों पर के खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे, और अगर किए भी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सरकार है। और मैं समझता हूँ चाहे शिक्षा का विभाग हो, अभी ग्लोबल टाइप का जो स्कूल में सामग्रियां बांटी जा रही हैं,
उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। तो संगठित भ्रष्टाचार और संगठित अपराध भी हो चुका है, और ये गहरी है। लेकिन ये अलग बात है कि इसका प्रचार प्रसार मीडिया द्वारा चौथा खंभा कहने को चौथा खंभा है, लेकिन ये चौथा खंभा भी घूम लग चुका है। ये हमेशा लोग पक्ष और विपक्ष के लोग भी ये मानते हैं। और गोदी मीडिया मतलब एक जी सर, फिर बात करेंगे हम आपसे। क्या लगता है सर आपको, आप चूंकि भाजपा नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और आपने भ्रष्टाचार पे हमेशा आपका समाचार के माध्यम से भी आपका वक्तव्य भी आते रहता है, क्या बिहार में वाकई में जीरो टॉलरेंस दिख रही है? पहले आपका चैनल को और आपका बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सिंह पटेल, मैं नेता नहीं हूं, भाजपा के कार्यकर्ता हूं। और जहां जीरो टॉलरेंस से बारी आती है तो जीरो टॉलरेंस अपने कुकर्मियों का छिपाने का पर्दा है। और बाहर में अपने आप को जीरो टॉलरेंस कितना नारा लगाया जा रहा है कि दूसरे राज्य के लोग समझते हैं कि भारत एक ऐसा, दुनिया के अंदर भारत में एक ऐसा राज्य है जहां की जीरो टॉलरेंस यानी अपराध भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। इसको पर्दा छिपाने का ही पर्दा से। अब पूरा बिहार लहूलुहान है, रक्त रंजित है। पूरा बिहार अपराध का नगरी बन चुका है, भ्रष्टाचार का साम्राज्य बन चुका है। इसे लोगों में छिपाने का तरीका है कि जीरो टॉलरेंस का नारा लगाएं। आज सामान्य नागरिक के कौन कहे, आज तो पुलिस भी असुरक्षित है। पहले एक चौकीदार से जितना भय लोग खाता था अपराधी, आज पुलिस को भी पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है। ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसी स्थिति में जीरो टॉलरेंस का नारा लगाना बहुत मेरे नजरों में मूर्खतापूर्ण है। जनता कितना मूर्ख समझना, विपक्षी को इतना मूर्ख समझना, अंधा बहरा गुंगा समझना, ये जो सोच है वो गलत है। अब भविष्य के लिए नुकसान होगी। जनता जान रही है क्या स्थिति है। अब बाहर में भले ही पूरे देश में भले ही जीरो टॉलरेंस का नारा लगा के छिपाया जा सकता है, ये गांव के लोग, शहर के लोग तो देख रहे हैं कि मेरे यहाँ अपराध की नगरी है, भ्रष्टाचार साम्राज्य है। बड़े आपराधिक मामलों में देरी होती है, अक्सर इसका क्या कारण हो सकता है? बड़े अपराध जो होते हैं तो उसमें बड़े नेताओं का, ओहदेदारों का, बड़े अफसरों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, उस पर दबाव होता है छोटे लोगों पर, तब वो देरी करते हैं। अभी कई मामला फुलवारी शरीफ में एक छात्रा के आत्महत्या का नाम दिया गया, पता नहीं वो क्या हुआ था। और आए दिन ये हो रहा है। अभी मंदिर जाने के बाद छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण होता है, लापता हो जाती है। ये सब कई मामले हैं। तो ये सब एक फैशन चल गया है कि हम जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे पुलिस का मामला हो या सिविल प्रशासन का मामला हो, वो सभी अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं और सब पैसा कमाने के में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई देश की सेवा कर रहा है, नाम देश की सेवा जरूर दे रहा है। कहीं राष्ट्रभक्ति है नहीं, लेकिन राष्ट्रभक्ति तिरंगा झंडा लेकर उड़ना, अभी महिला का बिल जो पास हुआ, ये इसमें जो जनाक्रोश को पर्दा पर लाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कि महिला का आरक्षण तो 2023 में पास कर दिया गया था और परिसीमन के बाद उसको लागू होना था।
इन्होंने न जनगणना कराया न परिसीमन कराया। जनगणना के बाद परिसीमन होता है, तो जनगणने नहीं बंद कर दिए कोरोना के नाम पर। तो परिसीमन के बाद इसको लागू होना है, तो फिर इसकी औचित्य क्या थी? इसका औचित्य है कि परिसीमन को लागू करके आरक्षण को कुंद करना। आप अभी गरीब नारी या महिलाओं को, गरीब महिलाओं को आने नहीं देना चाहते हैं, तो राहुल गांधी नहीं आने देना चाहते हैं, अखिलेश यादव नहीं आना चाहते हैं, तेजस्वी नहीं लाने देना चाहते हैं, लालू नहीं लाना चाहते हैं। ये तरह की बात है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण आप महिलाओं को दे रहे हैं, तो आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण, SC ST को अभी आरक्षण दीजिए, ये साफ कीजिए। उसके पीछे ये 3 बिल को पास कराना था, उसको पर्दाफाश किया उन्होंने। और ये पहली बार हुआ कि इनकी जो नारी को नारा बनाने जा रहे थे, वो नारा टूट गया। ये पहली बार हुई इनकी ये नीति और सिद्धांत को भारत की जनता समझ रही। ये पूरे देश के सांसदों ने इस बिल को गिराया, और कि इसके पीछे की राजनीति इनकी क्या है, इसको देखते हुए अब ये नारी वोट को साधने के लिए, महिला वोट को साधने के लिए, जो कभी जीविका के नाम पर नीतीश जी के था, अब एक धारा ये भी है कि जीविका के नाम पर जो नीतीश जी ने नारी को एकत्रित किया था, अपने ओर आकर्षित किया था, भाजपा चाहती है कि नीतीश को छोड़कर अब मेरे ओर हो। एक और दूसरी है कि विपक्ष को कहो कि नारी विरोधी है। नारी विरोधी तो 2023 में इन्होंने सभी लोगों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी उस बिल पर हो गया, तो उसको लागू कीजिए। डॉक्टर सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकारी विभागों में अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचार लगता है नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार है ही। और सरकार भी नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार न हो, अपराध न हो, नहीं चाहेगा। जिस तरह से कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आप रोग ना हो, मनहूस की तरह बैठे रहें, पुलिस भी नहीं चाहेगा कि मनहूस की तरह बैठे रहें, मेरे यहाँ अपराध ना हो। जैसे एडवोकेट कोई नहीं चाहेगा कि अपराध न हो, हम चुपचाप मनहूस की तरह बैठे रहें। उस तरह से यहां से वहां तक कमीशन का खेल चलते रहता है। ठेकेदारी में कमीशन ठेकेदार से शुरू होता है, उनको ऊपर अधिकारी लगभग 70% कमीशन नहीं चला जाता है। जो भ्रष्ट पदाधिकारी जो निगरानी के हाथे चढ़ते हैं या साबित होता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उस चीज में कितनी पारदर्शिता आपको दिखाई पड़ती है? बहुत रोचक और गंभीर विषय पूछे हैं। आपको बता देना चाहते हैं, जो एक बार भेजने से पकड़वाया घूस लेते, वह दोबारा कभी नहीं पकड़वाने की सोचा हो। उनका यह दुर्गति होती है कि सपनों में नहीं सपनाया कि हम दोबारा पकड़वाए। इतिहास नहीं, हम बहुत प्रयास किए, दोबारा कोई नहीं पकड़वाए, जो कि हम स्वयं पकड़वाए 30/12/77 को भेजने द्वारा। लेकिन उस समय बहुत लोग मेरे पास आए कि आप रास्ता बताइए, हम ये भूल के काम मत कीजिएगा, मैं दुर्गति का शिकार हूं, लाखों रुपया नुकसान हुआ है और सालों इसके लिए परेशान झेले हैं, इसलिए कभी दोबारा नहीं पकड़ाता। और लगातार जो पकड़ा भी रहा है, तो ये न समझे कि पकड़वाने के बाद में कुछ ही दिन के अंदर छूट भी जाएंगे और उसी पद पर आ जाएंगे, उसी ही ड्यूटी करेंगे, ऐसा भी नमूना बनते जा रहा है। और वहां तो लोग समझते हैं कि तो आधुनिक ससुराल है मेरा। लोग पकड़ाते हैं और जेल जाते हैं, जेल में कोई परेशानी नहीं होता है, कारण कि वहां तो पैसे वाले हैं, वहां पैसे वाले को ऐश मौज मस्ती सब हो जाता है, वहां बढ़िया बढ़िया भोजन हो जाता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होता है। और जो सस्पेंड होते हैं, पूरा पैसा वेतन जोरदार के सब मिल जाता है,
उनको सस्पेंड से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सरकार कभी बर्खास्त नहीं करेगा, बर्खास्त करेगा तो उनका नौकरी चल जाएगी। इसलिए सब रखने के लिए सस्पेंड एक बहाना है, सस्पेंड कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, जेल से तो आता है और फिर दोबारा लगातार जेल जा रहा है। कहाँ कोई रुक रहा है? वो तो लगता है कि आधुनिक से मेरा ससुराल है। इस तरह नौटंकी से रुकने वाला नहीं है। कोई नहीं चाहता है सरकार जेल भेजना बस और नौकरी खाना चाहता है कि अरे किस तरह से नौकरी से बचल रहे, सस्पेंड एक तमाशा किया जाता है। सर, जनता ये जानना चाहती है आपसे कि क्या सरकार आलोचनाओं का स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम उठाती है? ऐसा नहीं है कि जनता की आवाज को कोई भी सरकार वो सुन पाती है, वो सुनने का दिखावा जरूर करती है। अगर जनता की आवाज सरकार सुनने लगे तो ये मैं समझता हूं कि ये जो बिहार आज पिछड़ा है वो पिछड़ा नहीं रहता। अभी उदाहरण देता हूं कि पिछले फुट ओवर ब्रिज बना था आज से 7-8 बरस पहले बीत गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जब सांसद थे यहाँ पटना साहिब के, तब उन्होंने अनुशंसा किया था। बाद में रविशंकर जी ने क्या किया नहीं किया वो नहीं मानता, लेकिन अनुशंसा शत्रुघ्न सिन्हा जी का था। फिर चुनाव हो गया और ये मैंने फुट ओवर ब्रिज बन गया, तो आप भी देखते होंगे कि उसका आज तक कोई भी गाड़ी स्टेशन तक नहीं पहुंचती। कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन भाजपा के लोगों ने भी किया है और जनता दल यूनाइटेड सभी लोगों के। कुछ सुधार हुआ है तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है। सुधार नहीं, वो आधी अधूरी करना और अमृत भारत के तहत पूरा बन रहा है, लेकिन वो सड़क आज तक वैसी की वैसी है। लोग कोली के तरह जाते आते हैं। अभी नगर परिषद ने उनको बनाया है अपने खर्चे पर रेलवे के जमीन में। उसी तरह से है पुनपुन नदी पर पुल बनने वाला, तो वो 5 साल से अभी बन ही रहा है, अभी पायन ही उनका खड़ा हो रहा है। डॉक्टर यहाँ विधायक जब रहे हैं अभी और उस समय भी थे, तो जब नितिन नवीन PWD के मिनिस्टर थे, आश्वासन देने के बाद भी नहीं वो उसको पास कर पाए। और फिर 17 महीना का जब सरकार बना तो समसपुर लोहा पुल की बात कर रहे हैं। समसपुर लोहा पुल का जो ध्वस्त हो गया था, तब उसको तेजस्वी जी के सरकार जब में 17 महीना आए, तब डॉक्टर रामानंद यादव जो विधायक थे हमारे, उन्होंने पास करवाया पिछले कार्यकाल में, और अभी तक उसमें पाया भी नहीं खड़ा हो रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार हर तरह कैसे उस पुल में लगातार देर होते जाएगी और उसमें बजट उसका बढ़ता जाएगा और उस पर कमीशन बढ़ता जाएगा। चलो जब तक कितना खिंचाता है वो तो उसी हाल है। अभी 10 बरस से ऊपर हो गया। हमारे यहाँ एक सामुदायिक भवन से विवाह भवन बन रहा है और 9 महीना या 10 महीना का उसका कार्यकाल था, उसका 9 बरस हो गया। न उसको काली सूची में डाला जाता है, न ठेकेदार बदला जाता है, लेकिन पुल में तो 3 ठेकेदार बदल दिया गया। अब पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हुआ क्या नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं जी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई जरूर होती है। अभी पूरे बिहार में प्रचलित है। हमारे मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, उनको बधाई। सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि होम डिलीवरी है, 300 का जो शराब है वो 2000 4000 में मिल रहा है होम डिलीवरी, ये इन्होंने कहा था। और उसी तरह से है कि दिखता कहीं नहीं है लेकिन है सब जगह। ये भ्रष्टाचार जो है सब जगह है और खुद सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अभी 10,000 रुपया जो चुनाव में दिया गया, एक तरह से ये भ्रष्टाचार ही था कि रुपया देकर, सरकारी पैसा देकर आपने वोट तो ले लिया, सरकार बना लिया और हट भी गए। अब हालत ये है कि कर्मचारियों को पैसा ही नहीं मिल रहा है। 1000 का खजाना उन्होंने कहा कि खाली है। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि खजाने खाली हो गया।
आप सरकार में थे आप ही, और आप अभी भी सरकार में खजाना खाली कैसे हो गया ये ना जनता को बताइए। अब ये जनता को नहीं बताएंगे खाली है कैसे हो गया, ये तो बताना चाहिए जनता को। ये जो बात जो आप बोल रहे हैं खाली हो गया है, ये तो सर बहुत सटीक और सही बात है। अभी अभी जैसा कि पता चला है कि सांसदों और विधायकों की वेतन वृद्धि भी 10% कर दी गई है। तो खजाना खाली सिर्फ जनता के लिए है या जो लोग हैं उनके लिए भी है? जब अपनी बारी आती है तो फिर खजाना कर्जा लेके भी घी पिएंगे। चरवाक ने कहा था कि कर्जा लेके भी घी पियो। अभी बिहार पर ही और देश पर भी अरबों खरबों का कर्ज चढ़ चुका है। पूरा जो बजट का कई प्रतिशत अभी याद नहीं, लेकिन एक बड़ी राशि जो है ब्याज पर खर्च होती है। और अभी एक बात और बता दें कि आखिर जनता जो है कितना टैक्स दे। एक नरेंद्र मोदी जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि एक देश एक टैक्स लगेगा। अब तो अभी तो लगता है कि टैक्स देते देते ही आदमी परेशान है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। टैक्स के अंदर टैक्स कई तरह के टैक्स के अंदर ही टैक्स है। अभी पेट्रोल पर जो टैक्स लेता है रोड टैक्स के नाम, रोड बनाने के लिए, फिर उसको रोड परमिट के नाम पर टैक्स लिया जाता है। उस अलग से अभी टोल टैक्स है। अब भारी टोल टैक्स है कि जितना क्या आप कहीं सफर कर रहे हैं, जितना में आप उस सफर में आप जितना गंतव्य पर पहुंचिएगा, जितना आपका पेट्रोल डीजल लगेगा, उससे ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप किस भारत की गरीब जनता तीसरी में अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं या चौथी, कितना है चौथी की तीसरी में जाना चाहते हैं? लेकिन आप जनता से, गरीब जनता से टैक्स लेकर जाइएगा। ये अब ऐसा ही अर्थव्यवस्था जाना है तो कोई भी चला जाएगा। अब टैक्स वसूल कर ही हमको तीसरी अर्थव्यवस्था में जाना है तो कोई भी चला जाएगा। आपकी क्या जरूरत? क्या आप मानते हैं कि कानूनी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? कानूनी व्यवस्था में सुधार की ही जरूरत नहीं, बिल्कुल बदलाव की जरूरत। जिस तरह पहले आजादी के पहले शासन था और आजादी के बाद उन्होंने भारत को आजादी दी जाए कि न दी जाए, इसी संदर्भ में अंतिम बैठक हुआ था ब्रिटेन में। भारत के 3 व्यक्ति उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, महात्मा गांधी, हमारे अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए नहीं हुए थे कि मेरा बात 3 लोग मानेगा नहीं। वहां जब अंतिम बैठक हुआ तो वहां बैठक के मुख्य अतिथि थे वहां के प्रशासनिक अधिकारी विंस्टन चर्चिल। उन्होंने साफ कहा था कि भारत अभी आजादी के काबिल नहीं है। आजादी देने का मतलब है शेर के मुंह में इंसानों को धकेल देना। आज मेरा एक चौकीदार से जितना अपराधी भय खाता है, आजादी के बाद बड़े बड़े अधिकारी भी मदारी के तमाशा की तरह भीड़ जुट जाएगा देखने के लिए। आज मेरा यहां कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है। आज मेरा 80 साल के लिए मकान, पुल ऐसा बनता है 100, 125, 150 वर्ष के बाद ही सीना ताने हुए। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने के बाद कुछ तो पुल निर्माण काल में ही ध्वस्त हो जाएगी, 2-4 साल के अंदर ध्वस्त हो जाएगी। भारी लूट खसोट होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में आजादी के काबिल भारत नहीं है। लोगों ने कहा कि चाहे जो है मुझे आजादी मिलनी चाहिए। आजादी तो मिली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरे देश रक्त रंजित है। मार काट, खून खराबी,
अब बिहार तो उसमें पहला राज्य है। आजादी बाद क्या दुर्गति हुआ, उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने कहा, वो सचमुच सत्य निकला। अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पर किसी खास विशेष पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता, और बिहार में नई नई सरकार भी बन गई है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। क्या आपको नहीं लगता है कि माला पहनाना और फोटो खिंचाना कहां तक सही है? देखिए, जहां तक माला पहनाना और फोटो खिंचाना के बात है, तो माला और फोटो के खिंचाकर ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी। तो माला पहनाना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ माला पहनाना और फोटो खिंचवाना को छोड़कर बाकी काम, विकास का काम को नहीं करना, या विकास का काम बहुत ऊंचे दामों पर कराना, कमीशन खोरी अगर हट जाए और लोग ईमानदारी से अगर प्रशासन काम करे, तो कोई जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। लेकिन इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार को हटाने की नहीं है। भ्रष्टाचार रहे ताकि ऊपर के लोगों का जेब भर सके। अगर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो कौन पैसा देगा? लगा अभी पोस्टिंग होगा तो बोली लगती है कि कितना कौन देगा, ये थाना, इस ब्लॉक, इस अंचल में कौन जाएगा, तो कितने बोली कौन लगाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फतवा में एक थाना प्रभारी आए, थाना अध्यक्ष, हाँ, और सम शाह कोई शाह थे, हाँ, सदानंद शाह, और उनको तुरंत हटा दिया गया। ईमानदारी की चर्चा चल रही थी। लोगों फतवा में चर्चा, मैं उनसे कभी भेंट मुलाकात नहीं है मेरी पर्सनली, लेकिन लोगों में चर्चा था कि बहुत ईमानदार हैं, पैसा लेते होते नहीं है, और गलत आदमी को छोड़ते नहीं है, और सही आदमी को ये कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन उनको तुरंत हटा दिया गया। पता नहीं उनको क्या परेशानी है, ऊपरी अधिकारियों को कोई चार्ज नहीं, कोई अपराध, क्षणिक संगठित अपराध को रोकने के लिए प्रशासन है, उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन है। अब हम आप दोनों हैं, लक्ष्मी बाबू डॉक्टर साहब हैं, और अभी डिबेट कर रहे हैं और मारा पीटी करने लगे, तो आप प्रशासन क्या करेगा? उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। हम मार खाएंगे तो हम जाके कंप्लेन करेंगे, वो तो वो करेंगे, लेकिन कार्रवाई समुचित कार्रवाई हो, ईमानदारी के साथ हो, तो भ्रष्टाचार मिटेगा। लेकिन कहीं भ्रष्टाचार का मिटाने का इच्छा शक्ति नेतृत्व में या प्रशासन सत्ता पक्ष में, जो भी सत्ता पक्ष में रहे, उसमें नहीं दिखता है। अगर संकल्प ले लें, सम्राट चौधरी जी जैसे कहे थे कि हम मुरेठा बांधते हैं, नीतीश जी को हटा के रहेंगे, उन्होंने हटा दिया, संकल्प लिया, इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लें। और डॉक्टर साहब ने ठीक है कहा कि अभी माला पहनाने का और फोटो खिंचाने का प्रचलन बहुत चल चुका है। हर नेता के पास 10-20 एजेंट रहते हैं, उल्टा सीधा लंद फंद से समझावेंगे, हमारे पक्ष में रहें, ऐसे रहें, देखें हमको सब पहचाने। ये तो चलता रहेगा। ये भारत में या बिहार में बेरोजगारी है, और तो नहीं है तो कोई तो ये सब काम करके जीवन यापन भी चल रहा है। किस रूप में आप देखते हैं सर माला, फोटो, नारा? 3 शब्द आता है, नारा लगाओ, माला पहनाओ, फोटो खिंचवाओ। ये तो स्वागत के लिए बनाया हुआ है बहुत पहले से, लेकिन यह स्वागत रूपरेखा से बदल गया है, सिद्धांत बदल गया है। काहे के लिए नारा लगाए, माला पहने, फोटो खिंचवाए, ये सब कहने में अच्छा नहीं था। कुकर्मियों को, कार्यक्रमों को पर पर्दा छिपाने का है कि आप यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजाम कर दीजिएगा,
काय प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, थोड़ा नारा लगवा लिए जिंदाबाद, माला पहना दी, फोटो खिंचवा लिए, हो गया। जबकि असली नारा माला वह है जो चर्चा होता है, भ्रष्टाचार रोके कैसे, अपराध रोके कैसे। इस पर जो आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वो भी नहीं जानते हैं अपराध क्या होता है। आज एक बड़े बड़े किचकिच हो गया, भाजपा में शायद ही बड़े बड़े नेता बन गए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो भी नहीं पता है कि हम आखिर में किसे वोट दें, वो भी नहीं जानते हैं। जो मेरा ऊपर से टिकट आ गया हम उसी को वोट दें। लेकिन पंडित दीनदयाल जो भाजपा के जन्मदाता हैं, स्थापना के जन्मदाता हैं, उन्होंने साफ कहे थे, उनका लिखा हुआ पॉलिटिकल डायरी, शायद ही बड़े बड़े जिला पर भी बन गया होगा, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर के बन गया होगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने साफ कहा कि हम किसे वोट दें। एक किताब पढ़ेगा नहीं, जानेगा कैसे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मेरा पार्टी अच्छा है मान लेते हैं, दूसरा पार्टी खराब है, लेकिन मेरा पार्टी अच्छा है लेकिन उम्मीदवार खराब है। किस कारण से उम्मीदवार खराब दिया, जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर। इसलिए मुझे उम्मीदवार अच्छी, पार्टी भले ही खराब है दूसरा, लेकिन उम्मीदवार अच्छा है, उम्मीदवार अच्छे को चुनिए। इसमें क्या सबक सीखे टिकट देने वाले कि नहीं, जनता को अच्छे उम्मीदवार चाहिए कि ना अच्छे टिकट चाहिए, अच्छा उम्मीदवार चाहिए यानी कि अच्छा पार्टी चाहिए, वही स्थिति है। लेकिन ये तो जानता ही नहीं है, आज सिखलाया ही नहीं जाता है। हम यदि मंच पर जाते हैं तो मुझे रोक लगा देता है, बस तीन काम तो जानता है, बाहर के कोई आवे मूर्ख से मूर्ख आ जाए, ये प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नारा लगा दो, माला पहना दो, फोटो खिंचवा दो, न मुझे सिद्धांत की जरूरत है, न सिद्धांत जानता ही नहीं तो लोग बताएगा क्या। बस तीन सब यही है, कुकर्मियों को पर्दा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज हमारे बीच जो चर्चाएं हुई, तो चर्चाएं जहां एक तरफ भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण को लेकर के हुआ, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान परिवेश में जो एक मुख्य रूप से अभिन्न बातें बन चुकी है, नारा लगाओ, फोटो खिंचाओ, माला पहनाओ, इस पर भी विस्तार से लोगों ने चर्चा किया। यह एक दिखावा है। जिस तरह से ढोल की आवाज दूर दूर तक गूंजती है, लेकिन ढोल के अंदर खोखलापन होता है, कुछ नहीं होता है, वही वर्तमान स्थिति हमारे राजनीतिक बड़े बड़े पार्टियों के बीच है, जो जनता के लोक कल्याणकारी और हितकारी योजनाओं की दावा तो करती है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। फिर इसी तरह से एक नए विश्लेषणों के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय